कानून व्यवस्था पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बैठक खत्म हो गई है और हिंसा के बाद सीएम योगी ने प्रदेश में कानून व्यवस्था की समीक्षा की। सभी जिलों के डीएम, पुलिस कमिश्नर, एसएसपी शामिल हुए और हिंसा में शामिल उपद्रवियों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, हिंसा में शामिल उपद्रवियों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश हैं। बैठक खत्म हो चुकी है। कानून व्यवस्था पर सीएम योगी की जो बैठक हो रही थी वो खत्म हो चुकी है। ताजा अपडेट आपको दे रहे हैं। कानून व्यवस्था को लेकर ये बैठक बेहद अहम थी और हिंसा के बाद योगी ने प्रदेश में किस तरीके से व्यवस्था को लागू करना है, कानून व्यवस्था की समीक्षा की है और कहां पर कमी रही, क्या दिक्कत रही कल के दिन, इसको लेकर भी आज इस बैठक में समीक्षा की गई है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक तरफ बैठक की तस्वीरें, दूसरी जो तस्वीर आप कल की देख रहे हैं प्रयागराज की। कानून व्यवस्था पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी तमाम जगहों के अधिकारी जुड़े हुए थे और हिंसा के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहुत ही साफ संदेश दिया था कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाना चाहिए। हालांकि जिसकी गलती नहीं है, जो बेकसूर है, उसका उत्पीड़न भी ना हो, इसका भी पूरा ध्यान रख रहा है। तो बैठक फिलहाल खत्म हो चुकी है। कानून व्यवस्था को लेकर बैठक हो रही थी, बैठक खत्म हो चुकी है। सभी जिलों के डीएम, पुलिस कमिश्नर इस बैठक में थे और सभी के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चर्चा की है। और कल प्रदेश में कई जगहों पर हिंसा हुई थी, उसी को लेकर यह बैठक बेहद अहम थी। और चलिए इससे रुक करते हैं लखनऊ का। हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक त्रिपाठी जुड़ गए हैं। विवेक, जिस तरीके से ये बैठक बुलाई गई मुख्यमंत्री की तरफ से, क्या विशेष दिशा निर्देश हैं? क्योंकि ये दिशा निर्देश तो पहले भी थे कि कानून व्यवस्था पर नजर रखी जाए। दूसरा जो शुक्रवार आने वाला है उस पर पुलिसकर्मी जो हैं, जो प्रशासन के लोग हैं, सतर्क रहें। लेकिन उन निर्देशों के बाद भी कल जो स्थिति बनी वो चिंताजनक थी। आज क्या कुछ विशेष निर्देश दिए गए हैं, विशेष गाइडलाइन सीएम की तरफ सौंपी गई हैं? बिल्कुल अवधेश, बहुत सारे स्पेशल जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो मुख्यमंत्री ने आज जारी किए। और सबसे महत्वपूर्ण बात आपको बता दूं, बैठक में सभी विकास प्राधिकरणों के उपाध्यक्ष भी मौजूद थे और नगर निगम के और नगर निकाय के जो अध्यक्ष हैं, जो नगर आयुक्त हैं, वो भी मौजूद थे। यानी वर्चुअल बैठक थी। यहाँ पर लखनऊ में जो अधिकारी हैं वो तो अंदर यहाँ सीएम आवास में थे, लेकिन 75 जिले जो हैं उनके अधिकारी सीधे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े हुए थे। और वो इसलिए मौजूद थे क्योंकि बुलडोजर कब कैसे चलना है, किस जगह चलना है, किसकी संपत्ति पे चलना है, ये जानकारी सिर्फ उन अधिकारियों के पास थी। क्योंकि सारे जितने अवैध निर्माण हैं, जितने अपराधियों के जो अपराधी हैं, उपद्रवी हैं, साजिशकर्ता हैं, उनके पास जो भी संपत्तियां हैं, गलत तरीके से कमाई गई संपत्तियां हो, या जो अपराधी चूंकि वो इसमें पकड़े गए हैं, उपद्रव करते हुए पकड़े गए हैं रंगे हाथों, उनके खिलाफ जो कार्रवाई होनी है, उनकी कितनी संपत्तियां, ये सारी जानकारी उन अधिकारियों के पास थी। यानी पुलिस और प्रशासन के अधिकारी तो मौजूद थे ही, नगर निगम और डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ के अधिकारी भी थे। यानी बैठक में समीक्षा होनी थी कि क्यों हुआ ये सब। कानपुर में होना था, सूचना थी, कॉल थी, बंद की, उसके बाद भी आप नहीं रोक पाए। इसके बाद आपको एक हफ्ते का समय मिला, एक हफ्ते बाद फिर जुम्मा आया, जुम्मे की नमाज हुई, तब तक आप पूरी पर्याप्त तैयारियां कर सकते थे। लेकिन फिर प्रयागराज में हुआ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जनपदों में हुआ। तो 9 जनपद, यानी कल 10 तारीख को जिन जनपदों में हुआ, 9 जनपदों में वो क्यों हुआ? जब कानपुर से हम देख चुके थे कि ये पूरी तरह से इस तरह का एक अगले जुम्मे पर भी हो सकता है, तो क्या तैयारियां नहीं थी? ये भी सवाल जवाब हुए वहाँ अधिकारियों से कि इंटेलिजेंस का फेल्योर कहाँ रहा। इसके बाद बारी आती है सारे अधिकारियों की कि आपके जनपदों में सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम कैसे हैं, किस तरह से अगले जुम्मे को ये रोका जाएगा। अगर अगले जुम्मे को भी यही हालात पैदा होते हैं, लोग इकट्ठा होते हैं, तो उनको कैसे रोकना है, उसका एक एक्शन बनाया गया। एक्शन प्लान में संवाद पर जोर दिया गया। हालांकि संवाद लगातार चल रहा है, पहले कानपुर से भी हुआ, फिर प्रयागराज में जो हुआ उसमें भी संवाद हुआ था। जितने धर्मगुरु थे उनके साथ बातचीत करके ही सब एक रूपरेखा तैयार की गई। बिल्कुल रूपरेखा तैयार हुई और विशेष दिशा निर्देश दिए गए। अब देखने वाली बात होगी कि क्या तस्वीर बनती है अगले शुक्रवार को। विवेक, हमारे साथ आप बने रहिए। और यूपी में हिंसा में अब तक 237 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया गया। 9 जिलों में उपद्रवियों के खिलाफ 13 एफआईआर हुई है। सबसे ज्यादा प्रयागराज में 68 उपद्रवी गिरफ्तार किए गए। इसके अलावा सहारनपुर की बात करें तो यहाँ पर संख्या 55 है। हाथरस में 50 आरोपियों की गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है। अंबेडकर नगर में 28, मुरादाबाद में 25 और अलीगढ़ में 3 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। तो ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है। और देखिए 9 जिलों में उपद्रवियों के खिलाफ 13 एफआईआर।
विवेक लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विवेक, कल जो हिंसा हुई, माहौल खराब करने की कोशिश की गई, उसके बाद से लगातार हम देख रहे हैं कि गिरफ्तारियां हो रही हैं और पुलिस ने अब तक 237 उपद्रवियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये कितना बड़ा एक्शन है और क्या लग रहा है अभी और कितनी गिरफ्तारियां हो सकती हैं? देखिए जय, गिरफ्तारियों का दौर लगातार जारी है। ये 237 गिरफ्तारियां कुछ 5 बजे तक की सूचना थी, यानी अब करीब 2 घंटे और ज़्यादा हो चुके हैं। जनपदों में लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं, टीमें गठित कर दी गई हैं और जिस तरह से ये समीक्षा बैठक अभी होनी थी उसमें भी मुख्यमंत्री लगातार अधिकारियों से पूछ रहे थे कि अभी क्या स्थिति है, कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं। और सबसे खास बात यह है कि मुख्य साजिशकर्ता जो बच्चों को आगे करके, यानी बच्चों को आगे करके जो पथराव कर रहे थे, तो उसमें उसके पीछे किसका मास्टरमाइंड था, कौन था ऐसा जिसने ये आइडिया दिया? क्योंकि अगर उपद्रवी होते तो पुलिस निश्चित तौर पे रबर बुलेट चलाती, अगर रबर बुलेट से काम नहीं होता तो बुलेट चलाती, गोलियां चलाती, उसमें कई लोग घायल भी होते, कई जाने भी जा सकती थी। लेकिन जिस तरह से कैमरे में दिख रहा था कि लोग आमादा हैं उपद्रव करने को, आगजनी तोड़ फोड़ कर रहे थे और दुस्साहसिक तरीके से पथराव कर रहे थे, तो एक्शन भी उसी तरह का होना चाहिए था। लेकिन बच्चे आगे थे, इसलिए इस तरह का एक्शन सामने नहीं आया। ये साजिश किसकी थी, ये दिमाग किसका था कि बच्चों को आगे करके इस तरह का पथराव किया जाए, इस तरह का उपद्रव किया जाए, ऐसा माहौल किया जाए कि पुलिस गोली ही ना चला सके। पुलिस ने भी अगर जवाबी पत्थर चलाए तो बहुत हाथ थाम के एहतियात करके चलाए हैं। लेकिन मास्टरमाइंड कौन है, मुख्यमंत्री ने कहा कि मास्टरमाइंड कौन है उसका पता लगाएं। सारे अफसर इस समय, अभी बैठक खत्म हुई है, सब अपने अपने दफ्तर चले गए और इस पूरे प्रकरण में कानपुर से लेकर प्रयागराज तक साजिशकर्ता की तलाश की जा। हालांकि पीएफआई के कुछ लोग पकड़े गए हैं। खास बात यह है कि इसमें कुछ पॉलिटिकल लोग भी थे। समाजवादी पार्टी के एक नेता की भी गिरफ्तारी हुई है, एआईएमआईएम के नेता की भी गिरफ्तारी बिल्कुल, और हुई है। ऐसे लोगों की गिरफ्तारी जरूरी भी बहुत है, क्योंकि देश में और प्रदेश में आग लगाने के मंसूबे किनके हैं, इनकी पहचान होनी जरूरी है और इनको अंदर भेजना बहुत जरूरी है। शुक्रिया विवेक आपका जानकारी के लिए। और चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रयागराज में कल हुई हिंसा के बाद अब पुलिस ने बवाल और पथराव करने वाले लोगों पर एक्शन शुरू कर दिया है। प्रयागराज की शांति में खलल डालने वालों पर सख्त एक्शन की तैयारी शुरू हो चुकी है। प्रयागराज में हिंसा फैलाने के मुख्य आरोपियों में से एक जावेद अहमद उर्फ पंप नाम के शख्स को हिरासत में ले लिया गया है। तो आपको बता दें कि एसएसपी प्रयागराज अजय कुमार ने बताया कि कथित तौर पर सोशल एक्टिविस्ट जावेद पंप के मोबाइल से पुलिस को कई आपत्तिजनक सामग्री मिली। जावेद पंप इसके पहले सीए और एनआरसी विरोधी हिंसक प्रदर्शनों में भी शामिल रहा है। अब इसकी जांच में पुलिस जावेद पंप की बेटी की भूमिका की भी जांच कर रही है और उसके अलावा कल हुई हिंसा में कुछ ऐसे लोगों की भी तलाश है जो कई पार्टियों से जुड़े हुए हैं। प्रयागराज के एसएसपी अजय कुमार जी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, कल जो हिंसा हुई थी उसमें क्या कार्रवाई की जाए? कल आपको मालूम है कि नमाज सकुशल अता होने के बाद कुछ लोग गलियों में लौट के आ गए थे और फिर काफ़ी जद्दोजहद हुई, मशक्क़त हुई। उन्होंने नाबालिग बच्चों को आगे करके पुलिस और प्रशासन में पथराव किया था। पुलिस ने भी आवश्यक बल प्रयोग करते हुए उनको भगाया, खदेड़ा। उसके बाद थाना खुलदाबाद पे 29 गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है और इन गंभीर धाराओं के तहत गिरफ्तारी शुरू कर दी गई है। 70 नामजद और 5000 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें से 68 लोगों को अब तक पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। इनसे पूछताछ की जा रही है, इनसे सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं और सबूतों के आधार पर इनको जेल भेजा जाएगा। केवल जेल ही नहीं, इनके ऊपर गैंगस्टर एक्ट और एनएसए के तहत भी कार्रवाइयाँ अमल में लाई जाएंगी। साथ ही साथ अगर इन्होंने अवैध निर्माण कर रखा है, एक तरफ ये अवैध निर्माण कर रहे हैं या गुंडागर्दी कर रहे हैं, दूसरी तरफ अच्छा बनने की भी कोशिश कर रहे हैं, तो ये उनका काला बेनकाब, उनका चेहरा बेनकाब किया जाएगा और इनको जेल भेजने के अलावा इनकी अवैध संपत्तियों का जब्तीकरण, अवैध निर्माण का ध्वस्तीकरण भी कार्रवाई ये अमल में लाई जाएगी। इनको किसी भी सूरत में कतई बख्शा नहीं जाएगा। हिंसा का मास्टरमाइंड कौन लोग? अभी तक जो सामने बातें आई हैं उसमें मोहम्मद जावेद उर्फ जावेद पंप का नाम प्रमुखता से आया है। इसको हिरासत में ले लिया गया है, ऐसे पूछताछ की जा रही है। इसके बयानों के अनुसार इसकी एक बेटी जेएनयू में पढ़ती है, दिल्ली में पढ़ती है और वो लड़की इनको काफ़ी राय देती है, लेकिन राय देना दोष में नहीं आता। फ़िलहाल ये चीज़ें निकल के आई हैं, उस पर पुलिस बाकायदे जांच कर रही है कि जो राय देती है वो साजिश के तहत इस तरह से गैर कानूनी कार्यों को करने के लिए तो राय नहीं देती है। अगर इस तरह का काम कर रही होगी, सबूत मिलता है,
तो उसकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। निर्दोष होगी तो उस पर बिल्कुल कार्रवाई नहीं होगी। पिता पुत्री जो हैं ये सीए और एनआरसी के आंदोलन को भी लीड कर रहे थे। पुत्री का तो नाम नहीं इसमें आया है, लेकिन ये प्रमुखता से काम कर रहा था मोहम्मद जावेद और जावेद पम। ये बात सामने आई है कि ये प्रमुखता से उस आंदोलन में भी बड़ी जिम्मेदारी निभा रहा था। पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोगों के भी नाम आए। पार्टीज़ के लोगों का ना कहिए, कुछ ऐसे क्रिमिनल्स और अराजक तत्वों के नाम आए हैं जो कुछ पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। मिसाल के तौर पर AIMIM का भी नाम आया है, उसमें भी 3-4 लोगों के नाम आए हैं। उनके बारे में भी डिटेल इकट्ठी की जाएगी। अगर उनका दोष होगा तो उन पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। और वहीं प्रयागराज में कल हुई हिंसा और पथराव की घटनाओं के मामले में प्रयागराज के ADG जोन ने बताया था कि कल हिंसा भड़काने के मामले में ओवैसी की पार्टी यानी कि AIMIM के प्रयागराज के जिला अध्यक्ष शाह आलम और पार्टी नेता जिशान रहमानी की भूमिका सामने आई है। तो पुलिस के मुताबिक AIMIM के इन दोनों नेताओं ने हिंसा और पत्थरबाजी के लोगों को भड़काया था, लेकिन AIMIM ने अपने नेताओं पर लग रहे आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि पुलिस ने अगर नेताओं पर आरोप लगाया है तो उसे AIMIM नेताओं की हिंसा में भूमिका के सबूत पेश करने चाहिए। संगम नगरी प्रयागराज में कल जुमे के नमाज के बाद हुई हिंसा में AIMIM का नाम भी सामने आया है। सरकारी अमले का दावा है कि MIM के जिला अध्यक्ष समेत कई पदाधिकारी इस हिंसा को भड़काने में शामिल थे, मास्टरमाइंड बताए जा रहे हैं। MIM पर जो गंभीर आरोप लगे हुए हैं उस पर पार्टी का क्या कहना है, इस बारे में हम बात करते हैं पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रवक्ता मोहम्मद फरहान से। बताइए, बहुत गंभीर आरोप लगे हैं आपकी पार्टी के ऊपर। देखिए, हमने अभी तमाम टीवी चैनल्स पे भी कहा है और ABP गंगा एक बड़ा चैनल है, देश में सुना जाता है, विदेशों में भी देखा जाता है। मैं चाहता हूं कि जिन लोगों ने MIM पार्टी के ज़िला अध्यक्ष का या MIM पार्टी के नेता का नाम लिया है वो एविडेंस प्रोवाइड कराएं। 72 घंटे का उन्हें समय दिया जाता है। 72 घंटे में वो नेशनल टीवी चैनल पर ABP गंगा पर ये एविडेंस प्रोवाइड कराएं कि जिला अध्यक्ष शाह आलम साहब की इसमें संलिप्ति थी। इसके ये प्रमाण हैं। प्रमाण के तौर पर जैसे कि CCTV फुटेज में कि उन्होंने अद्धा पत्थर चलाया हो, या उन्होंने उपद्रवियों को वहाँ पर एकजुट किया हो, या वहाँ पर खड़े होकर नारेबाजी की हो, या उनको फंडिंग की हो अद्धा पत्थर के लिए, या तो क्या नाम है उन्होंने किसी व्हाट्सएप ग्रुप पे या किसी फेसबुक पर कोई भड़काऊ ऐसा बयान दिया हो कि आइए वहाँ पर इकट्ठा होकर हम अद्धा पत्थर चलाएंगे पुलिस प्रशासन पर या उपद्रव करेंगे, एक भी बयान हो। लेकिन ADG रैंक का अफसर बिना किसी पुख्ता सबूत के, बिना जानकारी के ऐसे तो दावे के साथ नहीं कहेगा कि इन लोगों की संलिप्तता है, ये लोग दंगा भड़काने में शामिल थे। देखिए, मैं आपको बता दूं, 2 दिन पहले हम लोगों को ये पता चली कि कुछ राजनीतिक पार्टियां MIM पार्टी के लिए षड्यंत्र करके इस तरह माहौल खराब करेंगी। अगर आप एक भी एविडेंस सुई के बाल के बराबर भी दिखा देंगे तो मैं एफिडेविट देता हूं कि सालम साहब को देश में जो आतंकियों को सजा दी जाती है वो सजा दी जाए। और प्रयागराज हिंसा में गिरफ्तार आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलाए जाने की तैयारी की जा रही है। पुलिस ने अब तक जिन 68 लोगों को गिरफ्तार किया उनके घरों का चिन्हीकरण किया जा रहा है। ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि किन लोगों ने अवैध तरीके से मकान बनवा रखे हैं। उन सभी के घरों की पड़ताल करने के लिए आज प्रयागराज विकास प्राधिकरण और राजस्व विभाग की टीमें लगातार पड़ताल कर रही हैं। इसके अलावा अटाला इलाके में चलने वाली बिरयानी और लस्सी की दुकान का भी चिन्हीकरण किया जा रहा है। यहाँ भी बुलडोजर चलाने की तैयारी है। और राजस्व विभाग और प्रयागराज विकास प्राधिकरण की टीमें लगातार सर्वे भी कर रही हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि आज या कल के दिन में बुलडोजर की कार्रवाई शुरू भी हो जाएगी। तो देखिए, अटाला का ये क्षेत्र है जहां कल पत्थर चल रहे थे, वहां पर राजस्व विभाग की टीमों ने आज सर्वे किया है। और चलिए इस बीच आपको एक बड़ी खबर दे दें। सहारनपुर में उपद्रवियों की अवैध संपत्ति पर चला है बुलडोजर। सहारनपुर में कल हुई हिंसा के बाद एक्शन में पुलिस दिखाई दे रही है और अब कार्रवाई शुरू हो चुकी है। बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हुई है सहारनपुर में। तस्वीरें भी वहां से मिल रही है, आपके सामने हम रखेंगे। और आपको बताएं कि कल जो हिंसा हुई, माहौल खराब करने की कोशिश की गई, उसके बाद आज कार्रवाई की गई। ये देखिए तस्वीरें, किस तरीके से जिन लोगों की पहचान की गई, जिनका चिन्हीकरण किया गया, उनके अवैध संपत्ति पर अब बुलडोजर प्रशासन का चल रहा है। सहारनपुर की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। तो देखिए, तस्वीर अब आपको दिखा रहे हैं सहारनपुर की, जहां पर उपद्रवियों पर एक्शन बुलडोजर का शुरू हो चुका है। आज कई
संपत्तियों पर बुलडोजर चलाया गया, तोड़ा गया। सहारनपुर में कल हिंसा हुई थी और उसके बाद अब पुलिस का बुलडोजर वाला एक्शन शुरू हो गया है। ये वो लोग हैं जिन्होंने प्रदर्शन के नाम पर माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की थी और इनको चिन्हित किया गया, इनकी संपत्तियों को चिन्हित किया गया और उसे तोड़ा गया। और सहारनपुर में कल जुमे की नमाज के बाद हुई हिंसा के मामले में 48 लोगों की गिरफ्तारी हुई। कल जुमे की नमाज के बाद लोग सड़क पर उतर आए थे और हंगामा हुआ। पुलिस का कहना है कि अभी कुछ और लोग चिन्हित किए गए हैं जिनकी गिरफ्तारी हो सकती है। आज 48 लोगों की अरेस्टिंग टोटल हुई है और भी लोग आइडेंटिफाई किए जा रहे हैं। जितने वीडियोस हमें मोबाइल से मिले, जितने हमें सीसीटीवी से मिले, उस पर एक्ट किया जा रहा है। उसके बेसिस पे लोगों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है और इनको उकसाने वाले कौन थे उनको भी आइडेंटिफाई किया जा रहा है। उनकी भी गिरफ्तारी हो रही है और आज पूरी तरह बाज़ार खुला है। हमारे व्यापारी साथियों ने 100% बाज़ार खोला है। तो आप लोगों के पास भी जो सीसीटीवी फुटेजेस होंगी वो हमारा जो फोरेंसिक टीम है, सर्वेलेंस टीम, उसको भी एकत्र करेगी और भी जो बदरवी हैं उनको आइडेंटिफाई करके उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। और चलिए बड़ी खबर आपको बता दें, सपा के नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। कानपुर में लाल बिहारी यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ और लाल बिहारी ने शिवलिंग पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष हैं लाल बिहारी यादव, जिन पर ये एफआईआर का मामला सामने आया है। सोनभद्र और भदोही में लाल बिहारी यादव ने दिया था बयान। शिवलिंग को लेकर विवादित टिप्पणी की थी जिस पर एफआईआर दर्ज की गई है उनके खिलाफ। तो लाल बिहारी यादव के खिलाफ कानपुर में मामला दर्ज कर लिया गया है। लाल बिहारी ने शिवलिंग पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी और एक बार नहीं कई बार टिप्पणी की उन्होंने। विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष हैं लाल बिहारी यादव। सोनभद्र और भदोही में लाल बिहारी यादव ने शिवलिंग को लेकर बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। और 23 जून को होने वाले रामपुर लोकसभा उपचुनाव के लिए सपा का प्रचार अभियान तेज हो गया है और अब सपा उम्मीदवार आसिम राजा के लिए खुद सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान भी प्रचार अभियान में कूद पड़े हैं। और इसी कड़ी में कल आजम खान रामपुर के एक किले में मैदान में एक जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। इसके पहले आजम खान ने एक बार फिर रामपुर के समाजवादी पार्टी दफ्तर में कार्यकर्ताओं से आसिम राजा का समर्थन करने की अपील की। जब पहली बार पार्लियामेंट का चुनाव कमजोर से खरीसा कर रहे थे तब मैंने नारा दिया था, उनके घर का नाम है टीपू, टीपू को सुल्तान बना और उन्हें सुल्तान बनाया। तो आज मैं कहता हूँ आसिम को राजा बनाया। वहीं रामपुर में अपने समर्थकों और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए आजम खान का दर्द छलका है और आजम खान ने अपने ऊपर लगे आरोपों का जिक्र करते हुए समर्थकों से क्या कुछ कहा, सुनिए। हमारा नाम तो लोगों ने इतना दागदार कर दिया है कि अपने दामों पर अफसोस होता है। जिसका जो जी चाहता है हम पर, जो जी चाहता है हम पर इल्जाम लगाता है। बकरी चोर, हम मुर्गी चोर हैं, हम भैंस चोर हैं, चोर नहीं है डकैत। हम पर चोरी की दफात नहीं है, हम पर डकैती की दफात। हमने शराब की दुकान लूटी है, हमने और हमारी बीवी और बेटे ने। हमारे दिल में तो इतने जख्म है दोस्तों कि जख्म का सिवा दिल में उसको जोड़ने की भी शायद कोई जगह बाकी नहीं रही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।